के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं दमदार 10। बात अर्थक्वेक की होगी। भीषण भूकंप से वेनेजुएला की धरती कांप उठी है। बड़ी खबर आपको दे दूं, 1 मिनट के अंदर अंदर 2 बार भूकंप के तेज झटके आए हैं। पहला झटका 7.2 तीव्रता का था और उसके कुछ ही सेकंड के अंदर अंदर 7.5 तीव्रता का भूकंप आया और दोनों भूकंप राजधानी काराकस से करीब 290 किलोमीटर दूर पश्चिम की तरफ आया है। स्थानीय समय के मुताबिक शाम के 6 बज रहे थे जब यह भूकंप आया। 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है। मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त युद्ध स्तर पर जारी है। कराकस समेत कई शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जमींदोज हो गई। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगस ने आपातकाल घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि पिछले 126 साल के इतिहास का ये सबसे बड़ा, सबसे भयंकर भूकंप था, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप सड़क देखें, सड़क में इतनी बड़ी बड़ी और गहरी दरारें आ गई हैं। 10,000 लोगों का मारे जाना और 7.5 तीव्रता का ये भूकंप कितना भयानक है, कितना भयानक है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और 1 लाख लोगों की मौत की आशंका भी जताई जा रही है। नहीं, ये बढ़ भी सकता है क्योंकि लगातार 2 बहुत ही ज्यादा तीव्रता से ये भूकंप आए हैं, 7.2 और 7.5। तो मान के चलिए कि अभी कहना मुश्किल है, ये तो शुरुआती आंकड़ा है और मृतकों की संख्या तो बढ़ेगी बढ़ेगी। इससे जान माल का बाकी जो नुकसान है उसमें पूरे विश्व को, और अभी आधे घंटे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अपने ट्रुथ सोशल में कहा कि भाई अमेरिका पूरी तरीके से जितना इसमें सहयोग हो सकता है इमीडिएटली देने जा रहा है और दुनिया के बाकी देश भी दे रहे हैं। लेकिन ये जैसा बताया जा रहा है कि 125 साल में ये सबसे बड़ा हादसा हुआ है, प्राकृतिक हादसा। तो वैसी स्थिति में ये वेनेजुएला को अभी पूरे विश्व को इसको सहायता देना पड़ेगा, क्योंकि इसे केवल वेनेजुएला के जो अभी राजनीतिक और आर्थिक हालात है उनके लिए इसको संभालना जो है असंभव है। मैं तो लगातार जो वीडियो देख रही हूँ वो वीडियो बहुत भयानक है। जो लोग उस वक्त सड़क पर मौजूद थे और वहां पर आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में जो वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं प्रोफेसर साहब, उसमें मतलब कहीं से भी ईंट पत्थर आता हुआ गिर रहा है। पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो जमींदोज हो रही है। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी। और जो बात अभी सचिन जी ने कहा कि वैसे ही आप पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजर रहे हैं, उसके बाद फिर इतनी बड़ी त्रासदी हो जाना, बिल्कुल बड़ी त्रासदी है। और ये इन प्रकार की त्रासदियों पर कोई रोक नहीं हो सकता, कोई किसी का जोड़ नहीं चलता। तो ये तो एक ऐसी त्रासदी है जिसमें एक ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिट में, एक मानवतावादी दृष्टिकोण से ही पूरे विश्व के सभी लोगों को एक साथ आकर यहाँ पर जितने भी राहत और बचाव के कार्य हैं वो चलाए जाएंगे और चलाए भी जाएंगे। और यही ये तय भी करता है कि जैसे जिस प्रकार के विश्व में हम रहते हैं और जिस प्रकार से इस प्रकार की आपदाएं आती रहती हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है कि ये भी एक सुझाव हमेशा रहा है कि एक संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत या एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के एक ह्यूमैनिटेरियन एड का फंड भी हो, ताकि आपदा आने पर राज्यों के वॉलेंटरी जो एक एग्रीमेंट होता है उससे पहले भी ये ट्रिगर इन हो जाए। तो मुझे लगता है यूएन भी राहत कार्य चलाएगी। ये डोनाल्ड ट्रंप की बात जो आपने कही, मैं उनका ट्रुथ सोशल का पोस्ट पढ़ देती हूँ। The 2 major earthquakes that just hit the great people of Venezuela are both massive in scale and have left a devastating number of deaths. The USA stands ready, willing and able to help. I have instructed all agencies of our government to get ready to move quickly. We will be there for our new and great friends. Early reports are not good. और वाकई में 10,000 लोगों के मारे जाने की ज्यादा खबर है। और मुझे लगता है इससे सुनामी का भी ट्रिगर मुझे लगता है कि वो उसके लिए भी, और वैसे भी भूकंप आ जाने के बाद भी कुछ देर तक और कुछ दिनों तक, क्योंकि आप वापस से टेक्टोनिक प्लेट्स वापस अपने आप को सेटल करती हैं, संभावना हमेशा बनी रहती है। आजकल के कैरेबियन वाला जो क्षेत्र है उसमें इस प्रकार की संभावनाएं जताई जा रही हैं, तो सावधानी भी करनी होगी। और मुझे लगता है ट्रंप ने कहा है, पर ट्रंप क्या करते हैं ये भी देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ट्रंप खुद ही अभी कई दबावों से गुजर रहे हैं। खास करके ईरान का युद्ध है और उस पर सीनेट में उन पर जो एक सांकेतिक रूप से उनको एक झटका लगा, तो वो देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से उस पर वो करते हैं। लेकिन उन्होंने ग्रेट पीपल ऑफ वेनेजुएला कहा है एंड न्यू फ्रेंड्स कहा है, जो तो कहना नहीं चाहिए था इस तरह के आपदा के समय, त्रासदी के समय करना है। हाँ, ये मैं भी मुझे लगता है कि थोड़ा आदमी को थोड़ा संवेदनशील रहना चाहिए, और खास करके विश्व इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी पोस्ट है अब से 47 मिनट पहले का। उन्होंने लिखा है, डीपली सैडन्ड बाय द डिवास्टेशन कॉज्ड बाय द सीवियर अर्थक्वेक इन वेनेजुएला, ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया आई एक्सटेंड आवर हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू द गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ वेनेजुएला।
उन्होंने अपनी तरफ से भी शोक संदेश दिया है और ये भी कहा है कि इंडिया स्टैंड्स रेडी टू एक्सटेंड ऑल पॉसिबल असिस्टेंस। भारत की तरफ से जो भी संभव हो पाएगा ये भारतीय परंपरा के अनुरूप भी है और ये प्रधानमंत्री की जो एक अंतर्राष्ट्रीय छवि है उसके अनुरूप है, क्योंकि संवेदनशीलता के प्रतिमान के रूप में हमारे प्रधानमंत्री वैश्विक स्तर पर माने जाते हैं। और ठीक भी है कि भारत को वेनेजुएला के साथ खड़ा रहना चाहिए। इस प्रकार के जितने राहत के कार्य किए जा सकते हैं वो प्रदान किए जाने चाहिए, दवाइयों का। और वैसे भी भारत जो है वो दवाइयों के फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की कर रहा है, तो अभी इन सब की आवश्यकता पड़ेगी। एक ये बस ये जो रिएक्शन है इस व्यक्ति का, ये जरा सुना दें क्योंकि वो वहाँ के लोकल हैं, वो बता रहे हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी है। I'm reporting here from my apartment in Caracas, Venezuela, where an earthquake just shook the entire building minutes ago. It's the heaviest quake I've felt in Venezuela, and these glasses fell to the floor. As you can see behind me, neighbors are coming down to the streets, and it's still unclear the intensity of the quake, but we are continuing to report as this unravel. तो बहुत समय लगेगा, इस तरीके की कोई भी त्रासदी आती है और भारत ने तो ये त्रासदी कचरभुज में झेली है और वहां से भारत खड़ा हुआ है। और नेपाल को भी, जब नेपाल में बड़ी त्रासदी हुई थी तो वहां हमने नेपाल की भी मदद की थी उन्हें फिर से खड़ा करने में। तुर्की की अगर बात करें, वहां पर भी एक ऐसा ही भयानक भूकंप आया था। इस बार वेनेजुएला की तस्वीर आपके सामने है। आइए बात करते हैं पीओके की। पिछले 16 दिनों में लगातार आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रदर्शन हो रहे हैं और उस प्रदर्शन का एक खौफनाक रूप भी है। 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पीओके में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की सरकार को 24 घंटे का फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज और वहां की सरकार से पीओके खाली करने को कहा जा रहा है। मुनीर की सेना के जुल्म से लोग इतने भड़के हुए हैं और गुस्सा इस बात का है कि अपने हक की मांग करने वाले मासूमों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही है और 60 से ज्यादा लोगों की जान इन प्रदर्शन में जा चुकी है। और मांग कितनी वाजिब है? क्या कह रहे हैं? नौकरी चाहिए। क्या कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन चाहिए। क्या कह रहे हैं? महंगाई कम होनी चाहिए। जिस बिजली का उत्पादन यही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में होता है, सस्ती दरों पर उन्हें बिजली चाहिए। आखिर क्या गलत मांग रहे हैं? अब छोटे छोटे बच्चे प्रदर्शन के लिए उतरने लगे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि आज अगर खड़े नहीं हुए तो फिर हमारी जुबान को दबा दिया जाएगा, हमें कुचल दिया जाएगा और गोलियों से तो मुंह बंद करने की कोशिश हो ही रही है। सचिन जी देखिए, इसमें जो आपने बताया कि 38 चार्टर पॉइंट जो हैं, इनकी जो मांगे हैं, उसमें देखिए तो ज्यादातर मांगे जो हैं वो आर्थिक हैं कि बिजली दर कम हो, आटे पे सब्सिडी हो, बाकी महंगाई जो हो उसमें कुछ राहत हो। उसमें पॉलिटिकल डिमांड बस ये है कि जो 12 सीट्स जो सुरक्षित रखे जाते थे कश्मीरियों के लिए, उसे खत्म कर दिया गया है। तो इस तरीके से इस पे जो क्रैकडाउन हो रहा है, 60 से ज्यादा लोग मरे हैं और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं, ये सीधा दिखाता है कि असीम मुनीर को कुछ ज्यादा अपने ऊपर एक होता है ना कि जिया उल हक के बाद उन्हें लग रहा है कि अब वो सिपा सालार वहां पे बन गए हैं। और हमेशा से जो हम लोग देख रहे हैं कि ये अभी गिलगित बल्तिस्तान और पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात नहीं है। हर वो सूबा पाकिस्तान का जो पंजाब के अलावे चाहे सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, हर जगह यही दमनकारी नीति चल रही है। और यहां पीओके में तो सवाल यह है कि क्या कुछ इनेबलिंग कंडीशन भारत की तरफ से पैदा होंगे कि वहां की जनता का जो सेंटीमेंट पाक आर्मी को वहां से जाने को कहा जा रहा है, सीधी सी बात है कि वहां से वो अलग हो जाए। लेकिन आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों का ध्यान तो कहीं और लगा हुआ है। वो ईरान पर लगा हुआ है, अमेरिका पर लगा हुआ है। वो ठीक है, पर देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि ये पीओके का मामला है तो ये तो पाकिस्तान की जो अवधारणा रखी गई थी ना, उसके अंतर्विरोध को ही दर्शाता है। एक बार बांग्लादेश में स्थापित हो चुका है और अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी ये स्थापित होने वाला है। अभी एक 24 जून को ही एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस स्टडीज। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में जो पीओके है, पीओके एक सेटलर कॉलोनियलिज्म के रूप में है, जिसमें पाकिस्तान के लोगों ने
क्योंकि पाकिस्तान का जो एक ओपन स्टैंड ये रहा है कि ये जो है ये एक स्वायत्त एरिया होगा, लेकिन स्वायत्त एरिया के अंतर्गत इस प्रकार से दमनकारी नीति अपनाई गई और जिस दमनकारी नीति के अंतर्गत वहां से जो रिसोर्सेज थे, संपदाएं थे, उसको एक्सट्रैक्ट करके पाकिस्तान के जो अन्य भाग हैं वहां दिए गए, जबकि यहां भूखमरी, बेरोजगारी, आर्थिक संकट हमेशा बना रहा और उसको आतंकवाद का अड्डा बनाया गया। और आतंकवाद का अड्डा इसलिए बनाया गया क्योंकि वहां से अगर भारत से कोई रिटेलिएशन होता है तो उसका सबसे ज्यादा प्रतिफल किस पर होगा? तो पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है उस क्षेत्र में। तो मुझे तो लगता है कि भारत, जैसा सज्जन जी भी ने कहा, कि भारत को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। भारत अपने आधुनिकता और विकास की तरफ जिस प्रकार से तीव्रता से बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये तीव्रता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पीओके जो है वो पाकिस्तान के अंतर्विरोधों को ज्यादा से ज्यादा स्थापित करता रहेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि बिना कुछ किए, और हमने तो सीटें पहले से आरक्षित कर रखी हैं जम्मू वो कश्मीर के विधानसभा में, तो वो एक दिन ऐसा आएगा और जल्द आएगा जब ये भी सफल होता नजर आ जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच शांति डील के बाद अब ट्रंप का एक बड़ा रिएक्शन है, वो भी आप जान लें। ट्रंप ने यह कहा है कि ईरान के खिलाफ सबसे बड़ी जीत मिली है। ईरान अब उनकी शर्तों पर सामने आकर बात कर रहा है और यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका बहुत सी रियायतें दे रहा है और वो अमेरिका की बड़ी कामयाबी है। आप पहले डोनाल्ड ट्रंप को सुने, ये नहीं समझ में आ रहा है कि रियायत अमेरिका दे, फायदा ईरान को हो तो अमेरिका की कामयाबी कैसे। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप को आप सुने। Going very well. As you know, we're winning by a lot. Iran is making very big concessions. We'll see what happens, but it's been very, very, very powerful. It's going very, very well. A final Iran deal that include any kind of fees on shipping. Yeah, no, it would be unacceptable to me because we have numerous straits, and if you did that for them, you'd have to do it for other people. You have other straits. I wouldn't allow it there either. Yeah, it would be a game changer. प्रोफेसर साहब, ये कौन सी जीत का क्रेडिट मांग रहे हैं ट्रंप? मैं मीनाक्षी आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही ट्रंप की बात आई आप हंस पड़ी, और वो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी वो हंसी किस लिए थी? ट्रंप क्या कह रहे हैं, मुझे जो लगता है, और ट्रंप क्या कहते हैं और क्या होता है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। अभी जो रिपोर्ट आ रही है उस रिपोर्ट में ईरान ने वो जो एनरिच्ड यूरेनियम के निरीक्षण का बात था उसको मना कर दिया है और ये कहा कि अभी वार्ताएं चलेगी और वार्ताएं चलने के बाद उस पर हम देखेंगे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अभी इनके सीनेट में भी इनको झटका लगा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ट्रंप जो भी कहना चाहे, देखिए आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में भी मैं एक बड़ी ओपिनियन पीस पढ़ रहा था, उसमें यह है कि ट्रंप ने वापसी अपने आप को वहां से इसलिए लिया है, इसलिए नहीं कि ट्रंप चाहते थे वापस होना, क्योंकि अमेरिकी समाज चाहता था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था चाहता था कि अमेरिका वहां से वापस। ट्रंप की जीत कहाँ है? मैं इसलिए हंस पड़ी सर, मुझे पिन पॉइंट करके बता दीजिए कहीं ट्रंप की जीत सिर्फ ट्रंप के पास है, ना तो अमेरिकी समाज में है ना तो वैश्विक स्तर पर है। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका वहां वो करने में सफल रहा। उसको लेने के देने पड़े हैं क्योंकि ना तो इजराइल का मामला सुलझा, ना लेबनान का मामला सुलझा, ना वहां सत्ता में परिवर्तन ईरान में हुआ, ना पाकिस्तान का से कुछ उनका लेना देना हुआ। तो मुझे लगता है कि ले दे के अमेरिका को घाटा है और इस घाटे की भरपाई ट्रंप और इनकी पार्टी दोनों को करनी पड़ेगी। देखिए, ओबामा डील से अगर आप तुलना कीजिए तो कम से कम उसमें स्टेक होल्डर, जो मध्य ये खाड़ी देश के अलावा इजराइल उसमें स्टेक होल्डर था और बाकी ईरान को यह मनाया गया था कि आपके ऊपर सैंक्शन हटाया जाएगा बशर्ते कि आप मुआयना करने थे इंटरनेशनल। हॉर्मुज उस समय खुला हुआ था। अभी आपने क्या किया? इजराइल को अबेंडन कर दिया। खाड़ी देश के लोग चाह रहे हैं किसी तरह से शांति मिले, कोई स्टेक होल्डर नहीं। ओबामा सिंड्रोम से जूझ रहे हैं क्या? नहीं, ओबामा सिंड्रोम से भी जूझ रहे हैं और एक वीडियो भी आ रही है 2011 की जिसमें वो ओबामा ने उन्हें काफी ह्यूमिलिएट किया था। तो लोग ये बोलते हैं कि हर दिन उठ के उन्हें ये रहता है कि वो बदला लें उस चीजों को। तो सवाल है कि ओबामा डील से अगर आप तुलना करें इस डील को, तो इजराइल जो आपका सबसे क्लोजेस्ट कंट्री था, अलाई था ये उस गल्फ कंट्री में, उसको आपने अबेंडन कर दिया है। और उसके अलावा देखिए हॉर्मुज की क्या स्थिति रहेगी इस पे कोई स्पष्टता नहीं है। अलग तरीके से किया था। अमेरिका जो है उसे कंपनसेशन देने में मदद कर रहा है, अपना नहीं दे बाकी देशों से दिलवाए। उसके ऊपर जो सैंक्शन लगे थे वो खुल गया है। सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या ईरान IAEA को अपने एनरिच्ड यूरेनियम, जो कि लगभग 60% एनरिचमेंट हो चुका है, क्या उसको निरीक्षण की अनुमति देगा? अभी तक नहीं। अगर देगा भी तो वो तो पहले से
कह रहा है कि हम दे देंगे, उसमें कोई नहीं, नई बात नहीं है। नहीं, ये भी तय है कि कुछ जगहों पर पहले अनुमति दी गई थी, लेकिन कुछ ऐसे उनके ये संयंत्र हैं जहां पर उनको नहीं दिया जा रहा है, और आगे भी ईरान ने कल की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से कहा कि हम नहीं देंगे। अब वो वार्ता चलेगी किस हद तक, अब ट्रंप इसे अपनी जीत मान ले तो मान ले, फिर हम हंसेंगे ही और क्या करेंगे। खबर आपको लालू परिवार से जुड़ी हुई दे दें, एक बार फिर 10 सर्कुलर आवास खाली करने के लिए नोटिस आया है। सम्राट सरकार की ओर से राबड़ी देवी को अल्टीमेटम दिया गया है। भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को नोटिस भेजकर 7 दिन के अंदर बंगला खाली करने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि 16 जून को राबड़ी देवी ने सीएम सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर आवास खाली करने के लिए 1 महीने की मोहलत मांगी थी, लेकिन सरकार की ओर से राबड़ी देवी को 7 दिन का ही अल्टीमेटम दे दिया गया। 10 सर्कुलर रोड मंत्री नंद किशोर राम को अलॉट कर दिया गया है, जबकि राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड अलॉट कर दिया गया है। ये अब अतिरेक में कौन चल रहा है? देखिए, इसमें अतिरेक में राबड़ी देवी को 20 साल से वो थी 10 सर्कुलर रोड में, ठीक है, वो मुख्यमंत्री आवास के पास है, उसका पटना की केंद्रीय जो भूभाग है उसमें उसकी एक महत्व है, लेकिन 20 साल से आपको मिला हुआ था। अब आपका असेसमेंट पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस घटा है, तो आपको 39 हार्डिंग रोड में, वो भी पटना का ही पार्ट है और वो ठीक है, छोटा है, तो समय समय पर आपकी राजनीतिक हस्ती क्या है उसके हिसाब से ये फैसले होते हैं। ऐसे में ये जिद करना बहुत ही राजनीतिक तौर पे भी ये मूर्खता है। अरे अभी तो आपको चाहिए था कि आप बताते कि हमें नहीं चाहिए, हम अपनी झुग्गी में झोपड़ी में रह लेंगे, इस तरह का आपको एक भाव भंगना करना चाहिए था, जनता के बीच में जाना चाहिए था। ये दिखाने से और जग हंसाई होती है। इसमें किसी भी तरीके से, चूंकि आपको खाली करना ही करना है, आप कब तक उसको रोक पाएंगे? पुलिस आपको जबरन निकाले, उससे और बेइज्जती होगी। 22 विधायकों के साथ, 24 विधायकों के साथ आप क्या चाहते हैं कि आपको सबसे बड़ा बंगला वो आवंटन किया जाए? तो ये स्थिति ऐसी है कि जहां पे उनको तो एक, मुझे लगता है कि विक्टिम कार्ड प्ले करने की एक कवायद होती है राजनीति में, कि देखिए हमारे साथ ये जुल्म हो रहे हैं, हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, वो एक कोशिश होगी। लालू परिवार के साथ अगर वो ये कहने की कोशिश करें कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, दिखाने की कोशिश कर रही हैं, वो हो नहीं रहा उन पर, वो दिखाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उस दिखावे से ही कुछ दिन तक उनकी जो राजनीतिक जो दुकान है वो चल सकती है। क्योंकि अब तो राजद को छोड़ दीजिए, अभी तो परिवार में ही क्लेश है, परिवार में ही कलह है। कभी आपने देखा एफआईआर हो रहा है, कल पता चला कि कोई 20 लाख रुपए लेके कोई तेज प्रताप जी का यादव के घर पर तो अब आप ये समझिए कि जब अंतर में क्लेश हो, अब पूरे परिवार के साथ जब ये समस्या हो रही है, तो पहले तुम अपने परिवार को दुरुस्त करें। डिजिटल जमाने में 20 लाख का कैश करके आ रहा था घर में जो चोरी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब परिवार में क्लेश है तो अच्छा है, छोटा घर हो तो हो सकता है प्यार ज्यादा हो पाएगा। उत्तर प्रदेश की बात कर लें, अगले साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन जुबानी जंग अभी से तेज हो गई है। लगता है एनडीए की ओर से अखिलेश यादव पर अटैक करने की जिम्मेदारी ओम प्रकाश राजभर को ही सौंप दी गई है। पहले केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर अटैक करते थे, अब राजभर अखिलेश यादव पर अटैक कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए भारतीय राजनीति का राजा बाबू कह दिया। साथ ही अखिलेश यादव के पीडीए पर भी उन्होंने पीडीए को डिकोड किया है। राजभर ने एक्स पोस्ट पर लिखा, अखिलेश यादव ए का मतलब अल्पसंख्यक, अगड़ा और अब आदिवासी बता रहे हैं। ऐसे में डर यह लग रहा है कि अखिलेश यादव किसी दिन कोई सम्मेलन करते हुए ये ना कह दें कि ए का मतलब आतंकवादी भी होता है। उन्होंने आगे लिखा, वैसे भी अखिलेश की सरकार अपने कार्यकाल के दौरान वाराणसी सीरियल ब्लास्ट, लखनऊ और फैसलाबाद कोर्ट ब्लास्ट के आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले चुकी है, इसलिए तुष्टीकरण की राजनीति में ए का मतलब आतंकवादी होता है। मुझे जो नजर आ रहा है सज्जन जी, ऐसा लग रहा है मैन टू मैन मार्किंग चल रही है। अखिलेश यादव पर हमला करने का जिम्मा एक ऐसी जाति से आने वाले, राजभर समाज से आने वाले ओम प्रकाश राजभर के हाथ में है कि अब नहीं, देखिए सीधी सी बात है, 27 का चुनाव है और अखिलेश चाह रहे हैं कि पिछड़ों की लामबंदी हो, लेकिन पिछड़ों में जो अंतर विरोध है, यादव और गैर यादव, जो बाकी कमजोर पिछड़े हैं, उसमें राजभर समाज काफी पिछड़ा आता है। वो आप देखिए कि पूर्वांचल का जो बनारस से लेके गाजीपुर मऊ वाला एरिया है, उधर उनकी बहुतायत है। तो वैसी स्थिति में राजभर ये भी कह रहे हैं कि आपका पिछड़ा जो है वो बेसिकली यादववाद है व्यवहारिकता में, उसमें गैर यादवों की हिस्सेदारी कम है। दूसरी बात देखिए, 2022 के चुनाव में तो ये साथ में थे, लेकिन उसके बाद जो खटपट हुई उसमें बहुत जगह इनको बेइज्जत किया गया, इनके समर्थकों को मारा गया। तो ये एक व्यक्तिगत भी इनका एक ये है पास्ट है, जिसके कारण ये दिखा रहे हैं। तीसरी बात ये भी है कि सबसे बड़ी बात, ओपी राजभर ये बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं भी किसी तरीके से अगर छोटी मोटी एंटी इनकम्बेंसी होती है, तो जैसे 22 में ये डेटा आया था कि राजभर समाज का कुछ हिस्सा
अच्छी संख्या में चला गया था समाजवादी पार्टी की तरफ। कुशवाहा और राजभर पे खासा जोर था, राजभर गया था। तो वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा गैर यादव पिछड़ा तो भाजपा और उनके साथ रहे, लेकिन साथ ही साथ उनका अपना समाज कहीं ऐसा ना हो कि वो अखिलेश की तरफ जाए। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। जब आपसे कोई ये पूछता है कि आपकी नेशनलिटी क्या है, नागरिकता क्या है, तो आप क्या बताते हैं? आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास पासपोर्ट है, तो आप पासपोर्ट भी दिखा देते हैं कि भाई उसमें भी तो इंडियन लिखा हुआ है, ये भी तो आपकी नेशनैलिटी बताता है। अब खबर ये है, विदेश मंत्रालय ये कह रहा है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, बल्कि ये केवल एक यात्रा दस्तावेज है, जिसके बाद विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही हैं। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा, तंज कसते हुए बीजेपी का सदस्यता कार्ड अपने पास रखो, बाकी किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि पहले बीएलओ ने वोटर आईडी कार्ड छीना, अब पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं रह गया। आखिर ये हो क्या रहा है? इससे पहले आपको याद होगा कि आधार कार्ड को लेकर भी सरकार ने सफाई दी थी। आधार कार्ड को केवल पहचान पत्र के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक डॉक्यूमेंट कहा था, आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं कहा था। अब वही बात वो पासपोर्ट को लेकर कह रही है, भाई जिसमें आपके आई रेटिना को स्कैन किया जा रहा है, जिसमें आपका थंब इंप्रेशन, फिंगर इंप्रेशन लिए जा रहे हैं, जो कि यूनिक है, और फिर बताया जा रहा है कि ये नाम है, इतनी इसकी उम्र है, ये इसका नागरिकता नंबर है, वो आपका नागरिकता का पहचान है, और अब पासपोर्ट। देखिए, मुझे लगता है कि जो सरकार कह रही है, मैं सरकार की बात को स्थापित नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप पासपोर्ट एक्ट को देखेंगे और पासपोर्ट एक्ट 1967 को देखेंगे, तो उसमें यह है कि वाह सर, इंडियन हटा दीजिए फिर। नहीं, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं पूरी बात सुन लीजिए। उसमें यह लिखा गया है कि भारत सरकार नागरिकों को पासपोर्ट जारी करती है, लेकिन भारत सरकार गैर नागरिकों को भी पासपोर्ट जारी कर सकती है एज ए ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ये धारा 20 में मेरे ख्याल से ये लिखा गया है। अब जहां तक नागरिकता का सवाल है, तो नागरिकता अनुच्छेद आर्टिकल 11 के अंतर्गत जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है 1955, जिसको कि बाद में 1983 में भी बदला गया, 1986 में बदला गया, 2003 में बदला गया, 2019 में बदला गया, तो उसमें बार बार क्या तरीका हो सकता है नागरिकता का, वो दर्शाया गया है। अब वैसे में हम भारत जो है, और कई राज्य, भारत ही नहीं कई विश्व के लोकतांत्रिक राज्य जन्म आधारित से ज्यादा रक्त संबंधित नागरिकता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसे में अगर भारत सरकार ये स्थापित करना चाहती है कि नागरिकता किन पत्रों से, किसी एक से नहीं, कई पत्रों को मिलकर, आप जो बात कह रहे हैं सर, मैं एक जो है पढ़ देती हूं जानकारी, कि ऐसा नहीं है कि ये कल डिसाइड हुआ है कि पासपोर्ट जो है वो आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। पासपोर्ट हैज नेवर बीन अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। द पासपोर्ट एक्ट 1967, जिसकी बात आप ये कह रहे हैं कि पासपोर्ट कैन बी गिवन टू नॉन सिटीजन, जो अभी आपने कहा कि यात्रा के लिए दिया जाता है। Judgment of the Bombay High Court from 2013 have made it clear that passport is not a proof of citizenship। यानी कि 2013 में हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा था कि ये एकमात्र कोई क्लियर प्रूफ नहीं है। मोस्ट ओनली सफिशिएंट प्रूफ एक हो सकता है, पर ओनली सफिशिएंट प्रूफ नहीं हो सकता। और खास करके हमारे देश में, जहां पर आप जानते हैं, और इसको हम अपनी लचर व्यवस्था का के लिए जाने जाते हैं, कई तरह के डॉक्यूमेंट्स, देखिए जैसे पैन कार्ड है, वो किसी को भी मिल सकता है, जो नॉन नागरिक है उसको भी मिलता है। आधार कार्ड यहां आपकी पहचान बताता है, तो कई चीजों को लेकर आप अपनी नागरिकता जो है उसकी पुष्टि। लेकिन इसमें एक पहलू देखिए, निश्चित तौर पे वो अकेले में नहीं हो सकता है, लेकिन वो ट्रायंगुलेशन मेथड होता है। जब भी आप वेरीफाई करते हैं कि एक पासपोर्ट हो और साथ में दो और आप जमीन का कुछ दिखा दे, बाकी कुछ, लेकिन ये सारा का सारा जो विवाद आ रहा है वो बंगाल के कारण आ रहा है। अच्छा, ये सरकार जो ये कह रही है कि नहीं है, कारण ये है कि उसको बाहर में आपके नागरिकता का प्रमाण माना जाता है। अगर वो नहीं है तो नागरिकता का कोई सिटीजनशिप कार्ड आप दे दीजिए। हाँ, और फिर कहिए नहीं उसके लिए ही कवायद तो चल रही है ना। मेरे पास टाइम नहीं है, इस पर हम फिर विस्तार से ऑफ एयर भी चर्चा कर लेंगे। बहुत शुक्रिया।